गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, तो किंगडम प्रोटिस्टा जब हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि ये हिकल के द्वारा डिस्कवर किया गया एक किंगडम था जिसको उन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग किया जो यूकैरियोट्स थे। ठीक है, सॉरी, जो मतलब यूनिसेलुलर थे। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, वो बाद में सॉल्व आउट हुई जब 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। तो जनरल क्लासिफिकेशन जब हम किंगडम प्रोटिस्टा की करते हैं तो उस दिन भी हमने बात की थी कि हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, जिनमें से एक जो प्रमुख भाग है वो है एल्गल प्रोटिस्ट्स, एल्गल पी फॉर प्रोटिस्ट्स। सेकेंड वन इज फंगल प्रोटिस्ट्स and third one is protozoan protists, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स। तो जो एल्गल प्रोटिस्ट्स हैं उनको हमने कहा था कि दे आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। फंगल प्रोटिस्ट्स को हमने कहा था कि उनके पास फंजाई की तरह करेक्टर्स होंगे और इनके पास एनिमल्स की तरह करेक्टर्स होंगे। अब जब हम बात करेंगे कि इसके पास प्लांट्स की तरह कैसे करेक्टर्स होंगे, तो ये वो होंगे जिनके पास क्लोरोफिल होगा, चाहे वो क्लोरोफिल ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, ये 3 इनके पास होती है। और उसके साथ साथ इनकी कई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सेल्यूलोज भी पाया जाता है। तो ये कई कारण हैं जिनकी वजह से हम इनको बोलेंगे। एंड दे आर डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स: क्राइसोफाइट्स, second one is dinoflagellates, and third one is euglenoids। तो इसलिए ये सभी जो हैं प्लांट्स की तरह करेक्टर्स इनमें पाए जाते हैं। और इसके अंदर हमने पढ़ा था स्लाइम मोल्ड्स, जो कि रहते हैं, जैसे ये सब सॉयल है, ये ऊपर वाली सॉयल है, ये नीचे सब सॉयल है। तो इस सब सॉयल के नीचे आपको कई ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे जो बहुत मीटर मीटर तक फैल जाते हैं। समटाइम्स दे आर हैविंग अ ग्रोथ लाइक दिस वन, और ऐसे ही वो डैम्पनेस ऊपर को बना देते हैं। ठीक है, जो भी डिकेइंग मैटर गिरता है नीचे, जैसे लीव्स हैं या फ्लावर्स हैं या ट्विग्स हैं, वो सब उसके ऊपर गिरने के बाद ये सारे वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। और क्योंकि ये सैप्रोफाइट्स हैं, दे आर सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिकेइंग मैटर में रहेंगे। सो डिकेइंग मैटर में ये रहते हैं। और यहाँ पर अगर हम इनका कंपैरिजन करें कि वाई दे आर प्लांट लाइक, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, सो दे आर ऑटोट्रॉप्स। तो ये ऑटोट्रॉप्स होंगे। तो ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स, सैप्रोट्रॉप्स फंगल प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड्स हो गए। ठीक है, जहाँ तक हमने प्रोटोजन्स प्रोटिस्ट्स की बात की थी, तो ये एनिमल्स लाइक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, जो हमने उस दिन भी पढ़ा था कि दे आर डिवाइडेड इनटू जू फ्लैजिलेट्स, वो सभी ऑर्गेनिज्म जिनके पास चलने के लिए फ्लैजिला मौजूद होता है, वो सभी ऑर्गेनिजम्स जिनमें चलने के लिए स्यूडोपोडिया होता है, दे आर नोन एज सार्कोडाइन्स। ठीक है, इनके पास चलने के लिए स्यूडोपोडिया, जरूरी नहीं है होगा, लेकिन जैसे कि हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताएंगे कि जैसे अमीबा है उसके पास स्यूडोपोडिया होता है, लेकिन जो एंटामीबा है वो भी इसी का मेंबर है, बट इन सर्टेन लाइफ वो केवल थोड़ी देर के लिए स्यूडोपोडिया शो करता है, वरना उसके पास जनरली होते नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास होंगे, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया। तीसरी हमने बात की थी वो सभी ऑर्गेनिज्म जिनके पास चलने के लिए कुछ नहीं होता, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, जैसे कि प्लाज्मोडियम की हमने बात की थी। तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, स्पोरोजोआ है, पैरासिटिक होता है ये। और तीसरा जो डिवीज़न हमारे पास है वो है सिलिएटा,
वो सभी ऑर्गेनिज्म जो सीलिया के द्वारा चलते हैं। ठीक है, तो ये जनरल क्लासिफिकेशंस है। जब भी आपने इसको पढ़ना है तो आपने इसको बिल्कुल होल ऑफ बना करके पढ़ लेना है। मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स कौन होते हैं, ठीक है, फंगल प्रोटिस्ट्स, ठीक है, इनको हम एल्गल या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स भी बोलेंगे। फोटोसिंथेटिक मतलब जो अपने आप अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनको हम प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। देखिए प्रोटोजोन सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स की अगर हम बात करें तो दे आर दीज मेंबर्स, लेकिन क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, सबसे पहली बात यूनिसेलुलर है, ठीक है, और यूनिसेलुलर होने की वजह से क्योंकि हमने सभी जितने भी वर्टिकर की क्लासिफिकेशन है उसमें प्रोटिस्टा के अंदर सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा है। तो ये जनरल आपके पास ये करैक्टर्स यहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम अगला जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास नेक्स्ट वन इज अबाउट दी क्राइसोफाइट्स। जो पहला फोटोसिंथेटिक है, इसके अंदर आपको जनरली पढ़ना है डायटम्स के बारे में। डायटम्स तो ये होते हैं, देखिए डायटम्स तो जितने भी, प्लस इसमें कभी कभी हम डेस्मिड्स भी जोड़ते हैं, इसी की तरह के स्पीसीज होते हैं जिनको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। तो जनरल क्लासिफिकेशन जो पहली वाला फोटोसिंथेटिक है दैट इज क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स की हम बात करेंगे तो आइदर डायटम्स और आइदर डेस्मिड्स, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं जनरली गोल्डन ग्रीन एल्गी, गोल्डन एल्गी, सॉरी गोल्डन एल्गी। तो जब हम इस स्पीसीज को पढ़ते हैं, इनको क्राइसोफाइट्स को, तो हम देखते हैं कि इनका जो, जब भी आपने बेटा कोई भी चीज़ पढ़नी है उसमें दो चीज़ें जरूर पढ़ते हैं हम शुरू में, हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। वो कैसे क्षेत्रों में रहते हैं, तो हैबिटेट होता है, ठीक है, जस्ट लाइक आपको समझ में आना चाहिए हैबिटेट क्या होता है, जस्ट अवर एड्रेस जैसे है, जैसा हमारा एड्रेस है घर का, वो क्या होता है हैबिटेट। और जो हम प्रोफेशन करते हैं, से फॉर एग्जांपल माय होम इज एट नियर द हिल्स, तो वो मेरा एड्रेस है ना हैबिटेट। तो हैबिट मेरा प्रोफेशन है, मतलब जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, समझ लेना आपने बेटा। तो हैबिटेट का मतलब है कि सभी ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहेंगे, फ्रेश वाटर में रहते हैं या फिर कभी कभी बहुत कम वेरी लेस अमाउंट पर ये मेरीन में भी मिलते हैं। तो समुद्र में रहने वाले मेरीन और जो नदी नालों में रहने वाले हैं वो फ्रेश वाटर। तो ये भी आपने चीज़ें ऐड करते जाना, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा कि फ्रेश वाटर का मतलब लेक्स, ठीक है, स्ट्रीम्स जो होती हैं, खड्डे होती हैं, नाले होते हैं, वो सारा बावड़ी का पानी है, फ्रेश होता है। जो हमारा समुद्र का पानी होता है, सी का पानी होता है, वो मेरीन होता है। तो बच्चे ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे या तो मेरीन इन्वायरमेंट में मिलेंगे। और ये आपको ऐसे, जैसे ये मान लीजिए पानी है, तो पानी की सतह पर ये आपको बिल्कुल छोटे होते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोपिक हैं, तो आपको ये जो है बहुत ज़्यादा पैसिवली, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, दे विल शो अ वेरी पैसिव मूवमेंट। तो पैसिव मूवमेंट जब कभी भी होगी, ये भी आपके पास नया टर्म्स अब आ जाएगा कि पैसिव मूवमेंट जिन भी ऑर्गेनिज्म में होती है उनको हम बोलते हैं प्लैंक्टन्स, ठीक है। तो प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स ये होते हैं। तो बच्चे इसके मुकाबले में आपको याद रखना है कि जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे मछली है एक्टिवली चलती है, उसको हम नेक्टन्स बोलते हैं, दे आर नोन एज नेक्टन्स। और जो छोटे होते हैं लेकिन एक्टिवली चलते हैं उनको हम न्यूस्टोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ टर्म्स होती हैं, आपने याद रखना इनको। प्लैंक्टन्स हो गए जो पैसिव मूवमेंट शो करते हैं, नेक्टन्स हो गए जो लार्ज एनिमल्स हैं जो एक्टिवली जो है मूव करते हैं, क्लियर। तो ये कैसे होते हैं, दे आर प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स का मतलब मैंने बोला दे आर पैसिव मूवमेंट शो करते हैं। कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर में रहते हैं, ठीक है। और हैबिट जैसा आपको बोला कि रहते हैं तो क्या खाएंगे, बैक्टीरिया खा जाते हैं या एल्गी वगैरह खा सकते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी जो एल्गी, बहुत आपको पता है कि ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी है ना, ये सब समुद्र में रहती है, पानी में रहती है, तो उसको वो जनरली खा सकते हैं, ठीक है। और ठीक है बहुत कम, लेकिन क्योंकि ठीक है बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है, खासकर
यूग्लिनोइड्स के केस में हम वैसे पढ़ते हैं, लेकिन इनमें क्योंकि ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो कैसे हैं ये, ऑटोट्रॉप्स हैं। सॉरी, जो पीछे आपको बोला मैंने वो हमने यूग्लिनोइड्स की बात कर रहा था, ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स होने की वजह से इनके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है, और क्लोरोफिल ऐसे लिखते हैं बेटा हम, क्लोरोफिल CHL, और यहाँ पर मैंने ए लिख दिया वैसे, लेकिन आपने इस पर इस तरह से लिखना, क्लोरोफिल C इसके पास मौजूद होता है। जहाँ तक आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलिका का बना होता है। जो उसकी सेल वॉल है वो सिलिका का डिपोजिशन है। सिलिका मतलब आपने सिलिकॉन से समझ लेना है, ठीक है, सिलिका से। तो इसके अंदर होता है इस तरह से, और दूसरा जो वेल्व है वो इस तरह से होता है, बिल्कुल सोप केस जैसा होता है, ठीक है, वैसा ये एनिमल्स होता है। तो अंदर ये यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर होने की वजह से अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर ऐसे प्लाज्मा सेल वॉल होगा, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसका न्यूक्लियस होगा, सारे ऑर्गेनेली जो आपने पढ़े हैं वो सब इसके अंदर होंगे। लेकिन जो ऊपर वाला है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एपिथीका। तो इसके पास ये सिलीसियस सेल वॉल होती है, और नीचे वाला जो है उसको कहते हैं हम हाइपोथीका। तो बच्चे ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो हाइपोथीका और एपिथीका का ये बना होता है, सेल वॉल जो है वो सिलिका का यहाँ पर बना होता है। इसलिए आपको पता है कि जो सिलिका होता है वो कभी ब्रेकअप ऑफ नहीं होता है, ठीक है, कभी टूट नहीं सकता। इसको बोलते हैं हम इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, डिस्ट्रक्शन नहीं होता है इसका, ठीक है। और ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो समुद्र के किनारे जब मर जाते हैं तो इनकी जो सेल वॉल है, ठीक है, वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, जो सेल वॉल है वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है इनकी, जहाँ पर ये इनका हैबिटेट होता है, ठीक है। और बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये रहते हैं, बिलियन ऑफ ईयर्स तक ये रहते हैं। और ऐसा जो वहाँ का जो अगर हम सॉइल इकट्ठा करें एक तरह से, तो दैट इज नोन एज डायटोमेसियस अर्थ। डायटोमेसियस अर्थ मतलब वो जो इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उसको जनरली डायटोमेसियस अर्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, ग्रिटी होता है, मतलब जैसे कि आप रेत होता है ना, रेत ग्रिटी होता है, बहुत टफ जैसा होता है देखने में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा यूज इसके होते हैं, जैसे पॉलिश करने में, पॉलिशिंग करते हैं हम, ठीक है, कई चीज़ों को पॉलिश करना होता है, ठीक है, सोना चांदी जो भी है, ठीक है। और ऑयल की फिल्ट्रेशन करने में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़े टेम्परेचर पर क्योंकि ऑयल फिल्ट्रेशन होता है, तो उतना टेम्परेचर जनरली दूसरे वेसल्स नहीं बियर कर पाते हैं। एंटीबायोटिक्स जहाँ पर बनती है, एंटीबायोटिक्स की प्रिपरेशंस के लिए भी हम एक ऐसे इनके बर्तन बनाते हैं, वेसल्स बनाते हैं, जिसके अंदर केवल हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। मतलब जैसे कि 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी अगर हमें कोई चीज़ बनानी है, जैसे एंटीबायोटिक्स कई होते हैं जो उनको इतने टेम्परेचर पर बनाना होता है, तो यहाँ पर हम इस डायटोमेसियस अर्थ की बात करते हैं। इवन कि साउंड प्रूफ रूम बनाने हो तो इनका भी यूज़ किया जाता है, साउंड प्रूफ रूम बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो डायटम्स के बारे में आपने समझनी है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो 50% ऑफ ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है वो इन्हीं से होता है। और पूरे जो सी लाइफ है या वाटर लाइफ है उसके अंदर ये प्रोड्यूसर का भी काम करते हैं। तो दे आर वेरी रिच प्रोड्यूसर्स इनको बोला जाता है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, विच कैन चेंज द सन एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस इनटू अ केमिकल्स। तो ये जो केमिकल बनता है कि जो फूड स्टोर्ड होता है, आप प्लांट्स के अंदर देखो बड़ा आसानी से पढ़ सकते हो इसको। जैसे लीव्स हैं, तो लीव्स के अंदर अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ये अपने लिए खाना बना रहा है, शुगर। और शुगर को कौन खा रहा है, फिर जो भी है, हम खा रहे हैं, भेड़ बकरियां खा रही है, भैंस खा रही है। तो अल्टीमेटली जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं की तरह ये भी होते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बिग प्रोड्यूसर्स ऑफ द नेचर। तो बच्चे ये आपने डायटम्स के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट, तो ये क्राइसोफाइट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद क्राइसोफाइट्स के बाद आपके जो अगला है दैट इज़ अ डायनोफ्लैजिलेट्स। तो हम उनकी बात करेंगे। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, तो डायनोफ्लैजिलेट्स की अगर हम बात करें तो ये भी इन्हीं की तरह होते हैं, लेकिन इनके पास जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होगा,
ठीक है। इसके अंदर इस तरह से ऊपर वाला काफ़ी बड़ा कवरिंग होता है वैसे, ठीक है, लाइक दिस वन। और इसके अंदर आपको छोटे छोटे डिब्बे जो हैं वो मिलते हैं। दीज स्मॉल स्लाइसिस और डिब्बे जो होते हैं, मतलब दे आर रिच इन सेल्यूलोज प्लेट्स, ये होते हैं सेल्यूलोज प्लेट्स। तो ये सेल्यूलोजिक प्लेट्स के बने होते हैं। तो देखते जाना बेटा डिफरेंस, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स और क्राइसोफाइट्स में क्या डिफरेंस हो रहा है। वहाँ पर सिलिका का बना है, यहाँ पर सेल्यूलोज की प्लेट्स बनी होती हैं इस तरह से। और बहुत बड़ा यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो ऊपर वाला है इसको बोलेंगे हम एपीवेल। वहाँ पर क्या बोला था हमने, एपीथिका। और यहाँ पर बोलेंगे हम इसको हाइपोवेल्व, उसको बोला था हमने हाइपोथिका। उसमें कोई फ्लैजिला हमने नहीं पढ़ा था। लेकिन देखिए इसके अंदर बेटा आपने ध्यान से देखना है कि इसके अंदर जो है दो तरह के फ्लैजिला होते हैं। वन अराइजेज फ्रॉम दिस साइड एंड इट गोज लाइक दिस, एंड वन अराइजेज फ्रॉम दिस साइड एंड इट गोज लाइक दिस वन। तो एक को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स और एक को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल। तो दो फ्लैजिला इसके अंदर देखे जाते हैं। वन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल, अनदर वन इज नोन एज ट्रांसवर्सल। तो बच्चे दो फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं। तो जो ये हरी प्लेट्स मैंने बनाई हैं हरे कलर की, दे आर नोन एज सेल्यूलोज प्लेट्स। तो दे आर सेल्यूलोज प्लेट्स इनके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। जहाँ तक हम इनकी हैबिटेट की बात करते हैं, तो जो इनका हैबिटेट होता है दैट इज़ बेसिकली दे आर फाउंड इन दी मैरीन, ठीक है। ये केवल समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। लेकिन ये भी क्योंकि इनके पास भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है, तो वंस अगेन दे आर आल्सो ऑटोट्रोप्स और दे आर फोटोसिंथेटिक। तो अपना भोजन खुद बनाने में ये सक्षम होते हैं बेटे, ठीक है। तो उस तरह से ही जब हम इनके अंदर देखते हैं, जो जिस समुद्र में जब ये देखते हैं को मिलते हैं आपको, तो दे में बी फाउंड एज अ ग्रीन कलर। कई बार ये ग्रीन कलर के होंगे, ऐसे फैले हुए होंगे, ठीक है। समटाइम्स इवन यू कैन फाइंड देम एज इन येलो कलर, ठीक है। येलो कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो कई तरह के कलर आपको इनके दिखते हैं, ग्रीन, येलो, ठीक है। इवन की ब्लू कलर के होंगे, इवन की रेड कलर के होंगे। हम तो एक बात करेंगे यहाँ पर, देखिए बेटा रेड कलर की बात करेंगे हम। एक एग्जाम्पल है आपको यहाँ पर दिया जाएगा, गोनियोलेक्स कैटानिला। क्योंकि हम इसको फॉलो करते हैं नोमेनक्लेचर की तरह, तो जी बड़ा कर दिया, सी छोटा कर दिया और अंडरलाइन कर दिया, तो साइंटिफिक नेम बन गया। तो गोनियोलेक्स कैटानिला कई बार मेरिन के नज़दीक इतना ज़्यादा डिवाइड करता है, इतना ज़्यादा डिवाइड करता है, एंड दैट इज़ ऑफ द रेड कलर। किस कलर का है बेटा, वो रेड कलर का होता है। और रेड कलर जो है आपको ऐसे दिखता है पूरा समुद्र के अंदर, ठीक है, ऐसे। और दूर से देखने पर जब ये टाइड्स लाता है, जब टाइड्स आते हैं तो कैसे दिखते हैं, रेड कलर के दिख जाते हैं। तो दैट्स वाई गोनियोलेक्स कैटानिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दी रेड टाइड। पिछले साइनोबैक्टीरिया हमने पढ़ा था, वहाँ पर आपसे बात की थी हमने रेड सी के बारे में, ठीक है। वहाँ पर भी ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम की हमने बात की थी। यहाँ पर गोनियोलेक्स कैटानिला है, रेड टाइड कॉज कर रहा है, ठीक है। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इनकी हो रही है, ठीक है। बाइनरी फिजन से ये डिवाइड करते हैं वैसे क्राइसोफाइट्स भी, और ये भी याद रखना बेटा यहाँ पर, वो भी बाइनरी फिजन से। और ये भी बाइनरी फिजन एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपको बताया था कि ये दो सेल्स बना देता है। तो वैसे इनके अंदर ये प्रोसेस होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतना तेजी से होता है कि जो टाइड आता है वो फुल ऑफ रेड कलर होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेड टाइड। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं हमारे पास, ग्रीन डाइनोफ्लैजिलेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमने आपको बताया कि रेड टाइड्स आता है। तो यू हैव टू राइट अ नोट ऑन दिस वन। इसी गोनियोलेक्स कैटानिला की अगर हम बात करें तो इट आल्सो प्रोड्यूस ए टॉक्सिन नेम्ड एज सेक्जीटॉक्सिन। नेम क्या है बेटा उसका, सेक्जीटॉक्सिन। जहाँ भी आपको टॉक्सिन वर्ड आएगा आपने समझ लेना है कि वो प्रोटीन का बना हुआ होता है बेटा, ठीक है। प्रोटीन, टॉक्सिन वो सभी सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में आकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, इवन डेथ कॉज कर सकते हैं। तो जो गोनियोलेक्स कैटानिला है उसके अंदर सेक्जीटॉक्सिन होता है, ठीक है। सो उस सेक्जीटॉक्सिन्स की वजह से कई बार क्या होता है कि जो मेरीन एनिमल्स हैं, अगर उनके अंदर ये गोनियोलेक्स चला जाए
तो वो मर भी सकते हैं। इवन डाई मर जाते हैं वो, ठीक है। सो दिस वन इवन की दिस टॉक्सिकन्स कैन कॉज द पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग, हम उसको बोलते हैं पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है। तो जो शेलफिश होती है उसके अंदर क्योंकि ये गोनोलैक्स चला जाता है, तो जो भी आदमी या दूसरा एनिमल शेलफिश को खाता है तो उसको अंदर पैरालिसिस होने के चांस हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज PSP, पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग। कई बार एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बेटा राइज करते हैं बच्चे कि अगर वो सेक्सीटॉक्सिन से दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार सकता है तो खुद कैसे बचता है। तो ये आपने याद रखना है, दे आर हैविंग सर्टेन एंटी टॉक्सिन्स अगेंस्ट दैट, उनकी बॉडी में जो है एंटी टॉक्सिन भी प्रेजेंट होता है उसके विरुद्ध। तो बेटा ये सारा डायग्राम देखिए डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में है। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये बाइनरी फिजन से करते हैं। ज़्यादा आपको डिटेल है नहीं, तो इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे तो दैट इज़ वेरी मच, ठीक है, काफ़ी है ये। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अबाउट द यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स भी क्योंकि प्रोटोजोन्स सॉरी दे आर आल्सो अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट उसी के अंदर आते हैं, तो आपने समझ लेना इनको फिर से कि ये भी कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे। इनके पास भी जो है वो प्रेजेंट होगा, दैट इज़ नोन एज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, इनके पास भी होगा, ठीक है, क्लोरोफिल। लेकिन इनके पास जो क्लोरोफिल है वो कैसा होता है, दैट इज़ क्लोरोफिल A, ठीक है, एंड B। तो इस तरह से होता है। तो इसके अंदर भी वैसे दो ही फ्लैजिला होते हैं, लेकिन एक फ्लैजिला यहाँ से आकर के ख़त्म हो जाता है और दूसरा जो है बेटा यहाँ से राइज होता है और काफ़ी नीचे तक जाता है। तो यूग्लिना को ऐसे ही पहचाना जाता है। जहाँ पर ये इकट्ठे हो जाते हैं दोनों, उसको बोलते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी, ठीक है। और यहाँ पर इसके पास पहचानने की एक और होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज आई स्पॉट। आई स्पॉट होता है वो फोटोसेंसिटिव होता है। जहाँ पर फ्लैजिला मिलते हैं दैट इज़ पैराफ्लैजिलर बॉडी, पैराफ्लैजिलर बॉडी। और ये है एक फ्लैजिला जिसके एक तरफ को आपको ऐसे छोटे छोटे हेयर जो है पूरे फ्लैजिला के अंदर दिखने को मिलते हैं। दे आर नोन एज मैस्टिगोमिनास, मैस्टिगोमिनास हम उनको नाम देते हैं। तो ये एक विप्लैश टाइप का फ्लैजिला है, ये बाद में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। विप्लैश फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। इसका जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नेम्ड एज पेलिकल, इसको हम पेलिकल बोलते हैं। ये पेलिकल क्या करता है, कभी एक्सपेंड कर जाता है और कभी रिलैक्स कर जाता है, ठीक है। तो इसकी जो मूवमेंट है इसलिए इसको बोलते हैं हम यूग्लिनॉइड मूवमेंट, यूग्लिनॉइड मूवमेंट हम उसको बोलते हैं। और इसी टर्म्स को हम बोलते हैं मेटाबॉली, METABOLY, मेटाबॉली हम इसको नाम देंगे। तो मेटाबॉली का मतलब होता है यूग्लिना लाइक मूवमेंट, जो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ पेलिकल, जो एक तरह से एक प्रोटीन का बना हुआ मेम्ब्रेन होती है। तो देखिए उसमें देखो हमने पढ़ा सिलिका, उसमें पढ़ा हमने डायनोफ्लैजिलेट्स में हमने पढ़ा सेल्यूलोज प्लेट, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं पेलिकल्स। तो पेलिकल्स क्या करता है, ऐसे देखिए इधर से इधर चलेगा, इधर से या तो ऐसे मूवमेंट करेगा तो आपको यूग्लिना के अंदर ऐसी दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से। या कई बार इस तरह से भी हो सकता है, वो इस तरफ को चले, है ना, ऐसे ऐसे। तो एक्सपेंशन कर रहा है वो, और रिलैक्स भी कर जाता है। न्यूक्लियस है ना, क्योंकि यूनिसेलुलर है ना। तो दो चीज़ें देखो बेटा इसके अंदर, ये जो मैंने बनाया दीज आर क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर होते हैं, एंड देट इज़ कंटेनिंग ऑफ क्लोरोफिल। जैसा मैंने बोला लिखने का तरीका, क्लोरोफिल A इन्वर्टेड कोमाज में लिखते हैं हम, और क्लोरोफिल B देखो। और इसके अंदर आपको स्टार्च भी दिखेगा, मैं आपको अंडरलाइन करने वाला हूँ यहाँ पर टर्म्स, स्टार्च लगाने वाला हूँ, स्टार्च, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ठीक है। और ठीक है सेल वॉल, ठीक है, इसकी जनरली पेलिकल की बनी होती हैं। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी वजह से ये जो इतने हायर प्लांट्स होते हैं हमारे, चाहे वो एल्गी है,
चाहे आप एंजियोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म की बात करें, तो दे आर वेरी नियरर टू दिस प्लांट्स। तो यूग्लिनोइड जो हैं वो यूग्लिनोइड्स जो होते हैं दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी प्रोटिस्ट्स एंड दी प्लांट। याद रखना इसके आपने, प्रोटिस्टा और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक होते हैं। कनेक्टिंग लिंक वो सभी लिविंग एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आज भी जीवित हैं, ठीक है, लिविंग होने चाहिए, उनको बोलते हैं हम कनेक्टिंग लिंक। प्लस मैट्रिक में पढ़ा होगा आपने कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक जो मर चुके हैं, लेकिन जैसे आर्कियोप्टेरिक्स का एग्जांपल है कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसकी बहुत बड़ी विशेषता देखा होगा आपने, सुना भी होगा कि इसके अंदर अगर कभी इसको धूप ना मिले, तो धूप नहीं मिले तो ये क्या कर देता है, इसके पास यहाँ पर एक गलेट होता है, माउथ जैसा होता है, वहाँ से वो एल्गी खा सकता है या बैक्टीरिया को खा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना जो होता है दैट इज कॉल्ड एज दी होलोजोइक एज वेल एज ऑटोट्रॉफिक। दोनों चीज़ें होती हैं इसके पास, ऑटोट्रॉफ भी होता है प्लस हीटेरोट्रॉप्स भी होता है। तो दोनों टर्म्स हैं, मतलब ये प्लांट की तरह भी है और एनिमल्स की तरह है। ऑटोट्रॉफ जो है प्लांट्स का करेक्टर है, हीटेरोट्रॉप जो है वो एनिमल्स का करेक्टर है। तो इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी प्लांट एंड एनिमल्स। तो यूग्लिना जो है एक्ट करता है ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है ये, ठीक है। तो इसलिए ये होलोजोइक भी होता है, इसके होलोजोइक होता है जो सॉलिड चीज़ों को खा सकता है, ठीक है। और ये ऑटोट्रॉप्स है, तो दोनों प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से इस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ड्यूल ऑर्गेनिजम्स। क्या नाम देते हैं हम इसको, ड्यूल ऑर्गेनिजम्स। आज भी ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बना रहता है जब हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं कि ऐसे भी कई ऑर्गेनिज्म है जो गलती से इधर उधर रख दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि यूनिसेलुलर है तो अभी तक हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, तो दैट इज़ नोन एस, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ लेना है। तो ड्यूल ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है यूग्लिनोइड्स को, ये हमने आपको आज बताया, ठीक है। तो इसके ऊपर आप प्रश्न बना सकते हैं, आपने उसको पढ़ लेना है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हम ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि ये रहते कहाँ हैं, ठीक है। तो जनरली दे आर सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइटिज्म शो करते हैं, इसलिए इनको हम सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सैप्रोफिटिक जो है वो करैक्टर है फंजाई का, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम फंगल प्रोटिस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर भी जो सेल वॉल है वो जनरली ट्रू नहीं होती है, लेकिन जब इनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं बाद में, स्लाइम मोल्ड्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी अपनी जो सेल वॉल है वो नहीं होती, लेकिन जो स्पोर होता है बेटा उसके अंदर सेल्यूलोज होता है। तो इसलिए ये पूरी दुनिया का एक ऐसा एग्जाम्पल बनता है, नेम दी ऑर्गेनिज्म हुज स्पोर्स इज विद ट्रू सेल वॉल, ठीक है। तो इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ते हैं। ट्रू सेल वॉल इसके स्पोर्स के अंदर होता है। स्पोर्स क्या होता है बेटा, जस्ट लाइक अ सीड, जैसे बड़े प्लांट में सीड होते हैं ना, जैसे मैंगो का सीड है, मटर का सीड है, वैसे जो छोटे ऑर्गेनिज्म है उनमें सीड नहीं बनता है, उनमें ऐसे छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो नया जीवन देने में सक्षम होते हैं। मतलब इस स्पोर से जो है न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। बहुत आगे डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आपने इतनी चीज़ें जरूर रखनी। तो ये रहते कहाँ हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि जब बहुत बड़े लीव्स वगैरह पड़ जाते हैं या फ्लावर्स वगैरह नीचे गिर जाते हैं, ट्विग्स वगैरह गिर जाती हैं, तो आपको मालूम है कि रिएक्शन होगा, डेट्राइटस लाइफ साइकिल यहाँ पर चलता है। तो ऐसे कई चीज़ें इनको तोड़ मोड़ देती हैं। तो यहाँ पर जब ये टूट जाती हैं तो यहीं पर वो जो स्लाइम मोल्ड्स होता है वो यहाँ पर सूटेबल कंडीशंस जब होती है तो यहाँ पर ये इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे होता है उनका स्ट्रक्चर, ठीक है, स्यूडोपोडिया की तरह होता है इनके अंदर। दैट्स वाई दे आर इन अ इन प्रोटिस्टा। तो कई बार क्या होता है ये इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। दो तरह के होते हैं जनरली ये, एक तो ऐसे हो गए जो अलग हैं, अमीबा लाइक हैं, देखिए, ठीक है, दीज आर समटाइम आल्सो नोन एज मिक्सोमीबा। तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही स्ट्रक्चर हो बहुत बड़ा और प्लाज्मोडियम इसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस
और इस प्लाज्मोडियम की वजह से एक्चुअल में इनको हम प्रोटोजोआ में पढ़ते हैं, वरना हमने इसको फंजाई में ही पढ़ना था। लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम जो स्टेज होती है, दैट इज़ द स्टेज ऑफ प्रोटिस्ट्स। तो इसी की वजह से इसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो बच्चे ये या तो एक ही होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, ठीक है, दिस वन इज नोन एज सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, एक ही है। क्योंकि ये दूसरे कैसे होते हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन बाद में ये भी इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे जब कभी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि इनमें से एक केमिकल प्रोड्यूस होता है एक्रोजिन, उसकी वजह से ये इकट्ठे हो जाते हैं और ये मास बना देते हैं जस्ट लाइक अ प्लाज्मोडियम। तो इसको बोलते हैं हम स्यूडो प्लाज्मोडियम। ये होता नहीं है एक्चुअली, झूठा है, ठीक है। प्लाज्मोडियम केवल किस में पाया जाता है, जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं। स्यूडो प्लाज्मोडियम में इनके अंदर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज असेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है फ्यूलिगो, याद रखना आपने, फ्यूलिगो। और इसका होता है डिक्टियोस्टेलियम, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल आपने याद रख लेना। तो बच्चे ये है हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स, जो कि इस तरह से रहता है, ठीक है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो उस अनफेवरेबल कंडीशंस पर आप देखेंगे कि इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी बनता है इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से ये फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रुक्टिफिकेशन बोलते हैं उसको, फ्रूटिफिकेशन। तो ये बनता है ऊपर, ये बन गया देखो बेसल सेल्स, ठीक है। तो ये स्टॉक हो गया इसका स्टॉक, और इसके अंदर जो है फिर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो स्पोर जो है इनके अंदर जो बनते हैं दैट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के मियोसिस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्लाइम मोल्ड्स में, गैमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस। तो जितने भी डिप्लॉयड तरह का जाइगोट होंगे उनके अंदर जो जाइगोट डिप्लॉयड भी होते हैं ना ये, और हैप्लॉयड भी होते हैं। तो जो हैप्लॉयड स्लाइम मोल्ड्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट है वो माइटोसिस से बनते हैं, और ये दोनों फिर फ्यूज़ कर जाते हैं। और जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के तुरंत बाद जो है इसमें मियोसिस हो जाती है। तो मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें 4 स्पोर बनते हैं, इसलिए ये जाइगोटिक मियोसिस कहलाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपने आप डिप्लॉयड होता है, तो ये जो है गैमेट बनाता है थ्रू अ मियोसिस, ठीक है। और इनका फिर फ्यूज़न हो जाता है, तो ये परमानेंटली बना रहता है। इसको बोलते हैं हम गैमेटिक मियोसिस। डिटेल क्लास में ही पूरा होगा बेटे, यहाँ पर तो हम केवल इतना आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्पोर जो हैं वो जो निकलते हैं तो उनको बोलते हैं कि स्पोर्स आर विद ट्रू सेल वॉल, जो कई वर्षों तक भी जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, रेजिस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हवा के द्वारा, ये एयर के द्वारा जो है वो डिस्पर्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स मैकेनिज्म। तो डिस्पर्सल ऑफ स्पोर जो है किसकी हेल्प से होता है, एयर की हेल्प से होता है। तो एयर करंट जो है उनको दूर दूर तक ले करके जाते हैं, तो एक जगह से वो दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दी स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है अबाउट दी प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लेंगे। तो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो है जनरली बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास इसमें प्रोटोजोआ के केस में, ठीक है, प्रोटिस्टा के केस में। तो यहाँ पर आपने, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपने लिख देना है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स। तो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स आर एक्चुअली एनिमल्स लाइक। तो इनको मैंने आपको बताया था, पहला है इसके पास जो फ्लैजिला से चलते हैं, दे आर नोन एज डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो वन आफ्टर दी वन थोड़ी बहुत चीज़ें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं बेसिकली दे आर द ऑर्गेनिज्म लाइक दिस वन, ठीक है, यूनिसेलुलर हैं और इस तरह से फ्लैजिला इनके पास मौजूद होता है। एग्जाम्पल जो रहते हैं हमारे पास, ठीक है, दे आर एक्चुअली जो आपकी बुक में है वो है ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। तो ट्रिपेनोसोमा है, ठीक है। और इसके बारे में ट्रिपेनोसोमा
ये कॉज करता है स्लीपिंग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो ये ट्रिपेनोसोमा जो होता है इट इज स्प्रेड बाई, इसके वेक्टर होते हैं बेटे। यहाँ पर हम पैथोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। वेक्टर होते हैं जस्ट लाइक अ व्हीकल, जैसे आप कोई कहीं जाना चाहते हैं तो यू विल हायर सम व्हीकल, ठीक है, तो ऐसे चलेंगे आप, तो उस वक्त इसको हम वेक्टर कहते हैं। तो ये एक मक्खी होती, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज दी ग्लोसिना, उसका नाम है ग्लोसिना, GLOSSINA, ग्लोसिना। और उसको बोलते हैं हम सी फ्लाई, TSE फ्लाई। तो वो इसको स्प्रेड करता है, ठीक है। तो दीज आर नोन एज वेक्टर। जो डिजीज कॉज करते हैं दे आर कॉल्ड एज पैथोजन्स विच जनरेट दी, पैथो मतलब डिजीज, विच जनरेट दी पैथोलॉजी, ठीक है। तो ट्रिपेनोसोमा इसका एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है इसका, दैट इज कॉल्ड एज डम फीवर, ठीक है, और दैट इज लिशमानिया डोनोवेनाई, LESHMANI, लिशमन और डोनोवन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया, तो उन्होंने अपने ही नाम से इसका नामकरण कर दिया, ठीक है, लिशमानिया डोनोवेनाई। इट कॉज काला अजार और डम फीवर, ठीक है, काला अजार और डम फीवर। तो इसको ये कॉज करता है, डम कोलकाता के पास जगह है, ठीक है। तो वहाँ पर ये डम फीवर, और इट इज़ आल्सो स्प्रेड बाय, तो इसका जो वेक्टर है, तो आपको क्वेश्चन जो आते हैं जनरली ये आते हैं कि व्हाट आर दी वेक्टर ऑफ डम फीवर। तो इसका जो है वो है फेलिबिटोमोनास, फेलिबिटोमोनास, या इसको बोलते हैं हम सैंड फ्लाई। तो इसका भी वेक्टर होता है, ठीक है, सैंड फ्लाई इसको डिजीज कॉज करती है। तो ये जू डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हो गया, इनको हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा, दैट इज नोन एज सार्कोडाइन्स। तो जो सार्कोडाइन्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं जैसे अमीबा है ना, तो अमीबा है, तो दैट इज हैविंग ए यूनिसेलुलर सेंट्रल वैक्यूल होता है इसके पास, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सॉरी। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि केवल ये फ्रेश वाटर में ही आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, मेरिन में नहीं होता। पढ़ना और मुझे बताना बच्चे कि ऐसा क्यों होता होगा, जो भी भेजेगा मुझे आई विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। तो सार्कोडाइन्स जो होते हैं उनके पास चलने के लिए जो है वो स्यूडोपोडिया होते हैं, झूठे पाँव बोलते हैं उनको, ठीक है। तो बाकी आप पढ़ लेना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। दूसरा इसका जो स्पीसीज है वो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंटामीबा है। एंटामीबा जो होता है दैट कॉज अमीबिक डाइसेंट्री, तो अमीबिक डाइसेंट्री। तो देखिए कितने डिजीज कॉज करते हैं, आपने इसके ऊपर लिस्ट बनाना है, ये वाला क्वेश्चन करना है आपने, बाद में भी भेजूंगा आपको, डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटिस्ट्स, और इसमें से ज़्यादातर आपने प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। बहुत सारे डिजीज़ ये कॉज करते हैं, हम तो थोड़ी सी बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ सार्कोडाइन्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिनके पास की सिलिका शेल होता है, ठीक है, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देयर आर फ्यू सार्कोडाइन्स विच आर आल्सो हैविंग अ सिलिका डिपोजिशन, दे आर नोन एज हेलियोजोन्स। तो आपको सिलेबस में है नहीं वो, ठीक है, ओलोकेंथा वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है, फिलहाल आपने इनको पढ़ लेना है, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट दी सार्कोडाइन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है अबाउट दी नेक्स्ट वन, एंड दैट इज स्पोरोजोन्स। जैसा मैंने आपको बोला है, स्पोरोजोन्स होते हैं बिल्कुल पैरासाइट रीजन, लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। आपने याद रखना है कि लोकोमोटरी ऑर्गन जिन भी ऑर्गेनिज्म में अब्सेंट होंगे दे आर एक्चुअली पैरासिटिक, क्योंकि उनको क्या करना है, चलना नहीं है एक जगह पर, क्योंकि वो चल नहीं सकते हैं, तो वो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में रहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आएगा प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के बारे में। प्लाज्मोडियम, यू नो दैट वन,
द मलेरिया कॉज करने वाला है ये। इसके बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम विवैक्स है, इसको हम ऐसे लिखते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, एक और होता है इसका प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है, और एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये 4 स्पीसीज तो जनरली इंडिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है, और भी होते हैं वैसे। तो प्लाज्मोडियम विवैक्स वगैरह ये जो है डिजीज कॉज करते हैं, दैट इज नोन्ड एज मलेरिया। आपको मालूम होगा मलेरिया के लिए हम, ठीक है। तो मलेरिया जो है बहुत लोगों की डेथ का कॉज बनता है, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में। इट इज़ अ डायजेनेटिक एनिमल। डायजेनेटिक एनिमल्स कौन होते हैं? देखिए, ये छोटे छोटे शब्द हैं जो आपकी बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो डायजेनेटिक होते हैं विच हैव द 2 होस्ट्स, जो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, ठीक है। इनमें से एक है प्राइमरी होस्ट, ठीक है, और दूसरा है सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट कौन है? मैन है। आदमी के अंदर ये डिजीज़ कॉज करता है, जहाँ पर एक्चुअली फैलता फूलता है। सेकेंडरी जो है वो मॉस्किटो में है, और मॉस्किटो भी सभी नहीं, ओनली फीमेल मॉस्किटो, याद रखना है आपने। देन व्हाट द मेल डू, वो केवल बुशिज में रहता है, वहाँ पर केवल सैप खाता है, जो पत्तियों में होता है, ठीक है, सैप, उसको खाता है। तो मैन और मॉस्किटो में ये लाइफ साइकिल पूरा करता है। मैन के अंदर ये जनरली अपनी सेक्सुअल मोड पूरा करता है, जबकि मॉस्किटो के अंदर ये अपना सेक्सुअल मोड पूरा करता है, ठीक हो गया। तो जैसे ही मलेरिया जो है वो स्प्रेड करता है, ठीक है। तो मैन में कहाँ पर रहेगा? ये लीवर के अंदर एंटर होता है, और जो आरबीसीज हैं उनके अंदर अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है। और जो मॉस्किटो हैं वहाँ पर ये कहाँ पर रहेगा? इन द स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो। बेटा ये याद रखने की चीज़ें हैं, ठीक है। इससे आपका स्ट्रॉन्ग बनता है बेस बायोलॉजी के अंदर। तो आपने पढ़ना व्हाट आर डायजेनेटिक, व्हाट आर वेक्टर्स, ठीक है। तो एक तरह से जो ये मॉस्किटो होती है फीमेल, इसको माना जाता है कि जब इसके अंडे बनते हैं तो उसको एक स्पेशल तरह की प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जो उसको केवल इंसानों से मिलता है, ठीक है। चलिए उसके बारे में बाद में चर्चा हो सकती है, ठीक है। तो ये फिलहाल आपने इसको पढ़ लेना है। और लास्ट जो बच गया वो है सिलिएटा। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर चलने के लिए सिलिया मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे, दैट इज़ ऑफ दी पैरामीशियम। आप जानते हैं कि पैरामीशियम जो होता है बेसिकली स्लीपर लाइक, जैसे स्लीपर होता है हमारा, उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके अंदर गलट होता है ऐसे, ठीक है, गुलेट, और इस तरह से इसके अंदर ये बनता है। तो ये इसका एंटीरियर पोर्शन होता है, और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन होता है। एंटीरियर पोर्शन वैसे माउथ के नज़दीक का जो भी हिस्सा है वो एंटीरियर होता है। पूरी बॉडी में इसके अंदर फ्लैजिला होंगे। आपने अब यहाँ से डिफाइन कर लेना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया जब भी होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। फ्लैजिला जब भी होंगे कम होंगे। सीलिया का साइज छोटा होगा और फ्लैजिला का साइज काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल रहेंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, देखिए बहुत सारा सीलिया मैंने इस तरफ को बनाए हैं। दैट इज़ इन केस ऑफ द पैरामीशियम इज़ नोन एज कॉर्डल टफ्ट। तो पोस्टीरियर हिस्से में जो बहुत सारे सीलिया मौजूद होंगे उसको, इसके अंदर 2 तरह के न्यूक्लियस है, एक बहुत बड़ा एक छोटा, ठीक है। ये बड़े वाला जो है दैट इज़ कॉल्ड एज मेगा न्यूक्लियस। ये केवल जनरल ग्रोथ करता है, इसलिए ये इसका जो लेना देना है वो जनरल ग्रोथ से है, कि ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करेगा। जो उसके जब ये पैदा हो गया, मान लो बन गया, तो जितना भी काम करना है वो यही करता है। लेकिन जो छोटे वाला है दैट इज़ कॉल्ड एज दी माइक्रो न्यूक्लियस, उस माइक्रो न्यूक्लियस का काम जो होता है वो जेनेटिक्स में होता है। तो जो भी आगे को जो भी एग वगैरह बनने हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है, वो ये है, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोमेटिक ग्रोथ एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्म ग्रोथ। तो ये अंतर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके पास ये है, और इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं दोनों तरफ, ऐसे एंटीरियर में भी और पोस्टीरियर में भी, ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं। बाकी सारे ऑर्गेनेली इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसको हम साइटोफेरिंक्स बोलते हैं। ये जो है इसके अंदर स्टमक रिजर्वायर होता है ना, जहाँ पर ये फूड जो है वो इकट्ठा कर सकता है, ठीक है।
तो ये पैरामीशियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, कई ऐसे भी सिलिएटा होते हैं जैसे ब्लेंटीडियम है। ब्लेंटीडियम जो होता है एक ऐसा सिलिएटा होता है जिसके जो पैरासिटिक मोड लाइफ में रहता है और ये कॉज करता है सिलियरी डाइसेंट्री। तो आपको मैंने पहले बताया कि जो एंटामीबा है वो कॉज करता है अमीबिक डाइसेंट्री, ब्लेंटीडियम कॉज करता है सिलियरी डाइसेंट्री। तो ये भी आपने बना लेना अपने पास लिस्ट कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोटोजोआ एंड देन अबाउट द प्रोटिस्ट्स। कल हम पढ़ेंगे अबाउट द फंजाई। तो दैट्स ऑल फॉर द डे।